नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में और साथ में स्वागत है हमारे चैनल पर भी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ उसमें नॉलेज लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए यदि आपको कुछ पूछना है और साथ में जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लॉट करते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि हमें प्लॉट करते समय याद रखने चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो कौन-कौन से याद रखने वाले जो पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने रख दिए हैं, लिख दिए हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, यदि आप कोई भी रजिस्ट्री करा रहे हैं एक ऐसे प्लॉट की जो कि प्लॉट किसी ने पहले से खरीदा हुआ है, ठीक है? मतलब कि यदि कोई रीसेल प्लॉट है और यदि आप उसकी रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, उसको आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप जिससे भी प्लॉट खरीद रहे हैं, उसने किससे प्लॉट खरीदा है और उसने कितना रकबा खरीदा है, इन सब की जानकारी आपको लेना आवश्यक है। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए आपको उसकी रजिस्ट्री, जो पुरानी वाली रजिस्ट्री है ओरिजिनल, वो आपको एक बार चेक कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि उसने किससे खरीदा और इसमें उसने कितना रकबा खरीदा है, एक्चुअल में उसके पास कितना रकबा है, कहीं वो हमें कम रकबा है और ज़्यादा रकबा तो नहीं बेचने की कोशिश कर रहा है। कभी-कभार क्योंकि ये होता है कि व्यक्ति अ, बैठा रहता है अधिक रकबे पर, मतलब उसने मकान या फिर कब्ज़ा अधिक रकबे पर किया रहता है, मतलब एरिया पर अधिक कब्ज़ा किया रहता है, जबकि जो उसकी रजिस्ट्री है, उसमें उसने जो कब्ज़ा किए हैं, उससे कहीं कम ही रजिस्ट्री में उसका रकबा है। तो ऐसी स्थिति में उसका कितना एक्चुअल रकबा है और उसने किससे खरीदी है, ये हमें ज़रूर चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हमें उसकी रजिस्ट्री जो पुरानी वाली है, वो हमको चेक कर लेनी है, ठीक है? दूसरा, यदि आप क्या कर रहे हैं, कोई फ्रेश प्लॉटिंग हो रही है कहीं पर, कई बार कॉलोनाइज़र होते हैं और प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि कृषि भूमि पर क्या है प्लॉटिंग करते हैं। तो ऐसी फ्रेश प्लॉटिंग जो हो रही होती है, यदि आप उसमें कहीं प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको उसमें ये देखना है कि वहाँ पे प्रशासन से अनुमति है या नहीं है। मतलब वहाँ पर प्लॉटिंग करने की प्रशासन ने अनुमति दी हुई है या नहीं दी हुई है। वो जो प्लॉट करने वाले लोग हैं, उन्होंने अनुमति ली है और रेरा कानून के तहत ही वो प्लॉटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है? साथ में हमें, यदि आप प्लॉट ऐसी फ्रेश प्लॉटिंग से खरीद रहे हैं, तो हमें जो प्लॉटिंग का प्लान मेमो रहेगा, उसमें हमें ये देखना है कि हमें कौन-से नंबर का प्लॉट हमें दिया जा रहा है, ठीक है? और जो प्लॉट दिया जा रहा है, उसके जो अगल-बगल के प्लॉट हैं, ठीक है, वो बिक चुके हैं या नहीं बिके हैं और रास्ता किस दिशा में है, ठीक है? तो दोनों ही केस में हमें साथ में ये भी देखना है दोस्तों कि जो प्लॉट हैं, वो डाइवर्सन शुदा हैं या नहीं है। चाहे आप रीसेल वाला प्लॉट ले रहे हों या फिर फ्रेश प्लॉटिंग से आप कोई प्लॉट नया खरीद रहे हों, तो हमें दोनों ही केसेस में ये देखना है कि जो प्लॉट है वो डाइवर्सन शुदा है या नहीं है। यदि डाइवर्सन शुदा है, तो किस प्रकार का है, ठीक है? तो डाइवर्सन क्या होता है, कैसे करना होता है, ये पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है? तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जानकारी हम यहाँ पर दे देंगे कि जो ज़मीनें होती हैं, वो कृषि भूमि के लिए कृषि भूमि के तौर पर होती हैं और कृषि करने के लिए उपयोग में होती हैं, ठीक है? अब कृषि से भिन्न यदि आप कोई अन्य यूज़ ला रहे हैं उस ज़मीन का, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको सरकार को बताना पड़ता है कि हमें क्या करना है, इस ज़मीन का कृषि के अन्यत्र कहीं और किसी रूप में यूज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए सरकार ने एक प्रक्रिया बनाई हुई है जिसको बोलते हैं ज़मीन का डायवर्सन, मतलब कि आपको उसके उपयोग को डाइवर्ट करने के लिए अप्लाई करना होगा और वो जो प्रक्रिया होगी वो डायवर्सन की प्रक्रिया होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, कृषि भूमि का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, जो भूमि है कृषि के तौर पर उपयोग ना करके हम उसको प्लॉट के तौर पर, मतलब वहाँ रहने का या कोई अन्य यूज़ लेने वाले हैं उस ज़मीन का। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जो हमारा प्लॉट है वो ऑलरेडी डाइवर्टेड है या नहीं है, ठीक है? यदि डाइवर्टेड है, तो वो जो डाइवर्शन की प्रक्रिया है, उसमें जो शुल्क लगने वाला है,
इन सब से आप बच जाएँगे। फिर भी यदि डायवर्शन नहीं है, ठीक है, और यदि आपको प्लॉट जम गया है, अच्छी लोकेशन में है, अच्छी कॉलोनी में है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी उसका डायवर्सन करा सकते हैं। बट ऐसे केस में क्या होगा कि आपको जो अर्थदंड है, वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए, ठीक है? तो ये था चौथा या तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था ये। तो डायवर्सन होना ज़रूरी है, ये देख लेना है। यदि आप रजिस्ट्री देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि ये डायवर्सन डाइवर्टेड भूमि है, चाहे आप कॉलोनाइज़र से संपर्क करेंगे या प्रॉपर्टी बिल्डर से संपर्क करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें क्या करना है, वर्ष 1958 जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अ, बनी थी, बंदोबस्ती साल था जो, ठीक है। तो उसमें भी हमें ये चेक करना है कि वर्ष 1957 और 58 में जो प्लॉट हम ले रहे हैं, ठीक है, वो प्लॉट जिस जमीन में है, उस जमीन का जो खसरा नंबर है, वो सरकारी है या नहीं है, ठीक है। मतलब जो आप जमीन या प्लॉट ले रहे हैं, वो सरकारी तो नहीं है 1958 में। यदि वो 1958 में सरकारी है, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में, ठीक है, ये प्रक्रिया है कि यदि 1958 में और उन सब में सरकारी है तो वहाँ पर नामांतरण में आपको बहुत ही समस्या होने वाली है, ठीक है। तो हमें सन 1958 की स्थिति भी चेक कर लेनी है कि कहीं प्लॉट हमारा 1958 में सरकारी तो नहीं है। यदि सरकारी नहीं है तो आप बेधड़क उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जो प्लॉट है ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो सेलर है उससे हमें उस प्लॉट का खसरा नंबर ले लेना है, और या तो उससे ही हमें खसरा की नकल ले लेनी है या फिर हम उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो खसरा चेक करना है, दस्तावेज में खसरा आता है, खतौनी आती है, ठीक है, ये सब हमें चेक करना है। खसरे में हमें क्या चेक करना है, ये भी देख लेना है कि हम जिससे प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके नाम पर खसरा में ज़मीन चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है, ठीक है। मतलब कि वो जो प्लॉट है उसका नामांतरण उसने अपने नाम पर करवा लिया है, और करवाने के बाद उसका कंप्यूटर में और सभी भू राजस्व अभिलेखों में उसका नाम, ठीक है, अंकित है या नहीं है, दर्ज है या नहीं है। भाई जब तक, तो कई बार क्या होता है कि प्लॉट व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री भर करा ली जाती है और जो विक्रेता होता है उसी का नाम खसरे में चढ़ा रहता है, ठीक है। अब आप जिससे ले रहे होते हैं उसने रजिस्ट्री भर कराई हुई है, नामांकन उसने कराया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप पैसे तो देंगे जो कब्जा किए हैं, ठीक है, जबकि नाम किसी और के चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इसलिए खसरा चेक कर लेना है। खसरा के खाना नंबर 3-4 में भूमि स्वामियों के नाम लिखे रहते हैं, तो भूमि स्वामियों में साथ में वहाँ पर हिस्सा रकबा करके उसका आरए भी लिखा रहेगा, 0.009 आरए। इसका मतलब ये होता है 9 आरए का मतलब 1000 वर्ग फुट होता है, ठीक है। तो ये सब हमें चेक कर लेना है, ठीक है। अब हमें मौके पर बेचे जाने वाली प्लॉट की एक्चुअल साइज को भी पता करना है। कई बार क्या होता है कि खसरे में ज़्यादा लिखा रहता है, जबकि मौके पर पता चला कम हो प्लॉट की एक्चुअल साइज, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि खसरे में कम लिखा रहता है, मौके पर ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये सब मतलब कि जो डॉक्यूमेंट में है और जो एक्चुअल मौके पर है, वो जब दोनों चीज़ें एक सी रहती हैं, तब हमें कोई चीज़ खरीदने में, किसी चीज़ का निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम बहुत ही आराम से अपनी ज़मीन या प्लॉट खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें हमें क्या करना है, खसरा के बाद हमें नक्शा भी देखना है। नक्शा देखेंगे तो हमें ये देखना है कहीं प्लॉटिंग से लगे हुए कोई खसरा नंबर ऐसा तो नहीं है जो सरकारी हो। यदि सरकारी है और आप ऐसी स्थिति में कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वो जो सरकारी नंबर है उसकी सीमा, आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है ना, उससे कितनी दूरी पर है। कभी कभार ये होता है, बिल्डर और प्लॉटर क्या करते हैं दोस्तों, आपको रजिस्ट्री करा देंगे
अपने खसरा नंबर में और बैठा देंगे सरकारी में या किसी और के में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नक्शा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपको देखना है कि प्लॉट लेने का जो उद्देश्य है वो क्या है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आवास के हिसाब से आपको तुरंत आवश्यकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शहर से कई दूर कई प्रकार की प्लॉटिंग चलती रहती है, आप उनमें अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप आवास के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर आपको शहर के पास में लेना होगा। साथ ही में आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर जहाँ पर आप ले रहे हैं प्लॉट, वहाँ पर प्रशासन की पकड़ है, प्रशासन की सुविधाओं की पकड़ है या नहीं है, प्रशासन ने अनुमति दी हुई है या नहीं दी हुई। यदि अनुमति दी है तभी तो आप बिजली बिल का बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन ये सब ले सकेंगे और तब तो आप रह सकेंगे, नहीं तो आपको तो दिक्कत हो सकती है आगे भविष्य में। साथ ही में आगे बढ़ते हैं कि प्लॉट की चौहद्दी स्पष्ट होनी चाहिए। हमें पुरानी, चाहे आप रीसेल वाला हो चाहे नया, ठीक है। यदि रीसेल वाला प्लॉट ले रहे हैं तो हमें उसकी चौहद्दी भी आपको चेक कर लेनी है। साथ ही में यदि आप नया प्लॉट ले रहे हैं, मैंने बताया था कि आपको उसका प्लान मेमो का जो खसरा जो प्लॉट नंबर है उसको जरूर देखना है कि अगल बगल किसने प्लॉट खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो अगल बगल जो प्लॉट खरीदे हुए हैं वो नाम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो प्लॉट की चौहद्दी यदि स्पष्ट होगी तभी आपको पता चल पाएगा कि मेरा प्लॉट ये है। अब मान लीजिए चारों तरफ प्लॉट ले रहे हैं आप, जो उसकी चारों तरफ मान लीजिए लिखा हुआ है प्लॉट की चौहद्दी में, उत्तर में भूमि विक्रेता की, दक्षिण में भूमि विक्रेता की, पूरब में भूमि विक्रेता की और पश्चिम में रास्ता हो गया, ठीक है। तो यार भाई अब आप कैसे अपना पता कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल प्लॉट कहाँ है ना। तो आपकी क्या है जो चौहद्दी है वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। कब्जा लेने से पहले आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपको किसी और की जमीन में तो प्लॉट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। वो कैसे आप पता करेंगे, वो पता कर सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्री में लिखा जाने वाला खसरा नंबर है और आपको जो दिखाया गया प्लॉट है उस उस प्लॉट की भूमि का जो खसरा नंबर है वो एक ही है या नहीं है। तो ये आप प्रक्रिया अपना सकते हैं नक्शा का उपयोग करके। मैंने अभी एक वीडियो रिसेंट में डाला हुआ था कि जमीन खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें जो ये नक्शा की प्रक्रिया है जिससे आप स्पष्ट पता कर सकते हैं कि हमें जो प्लॉट दिया जा रहा है वो सही जगह दिया जा रहा है या किसी और की जगह पर दिया जा रहा है, या जमीन कोई खरीद रहे हैं तो उसके बगल में कोई सरकारी जमीन पर तो नहीं बैठाया जा रहा है। ऐसे कई फ्रॉड से बचने के लिए मैंने उसमें एक नक्शा की प्रक्रिया बताई हुई है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।